मेरी तसल्ली के लिए जरूरी है कि तुम मुझे पूरी बात बताओ। मुमकिन है मैं कोई ऐसा हल पेश कर सकूं जो तुम्हारे लिए काबिल कबूल हो। पीटर की बात पर मैंने मुख्तसरन उसे उस फैक्ट्री के बारे में बताया जो शाम में कायम की गई थी। उसे सब कुछ बताने के बाद मैंने कहा, जब मैं एक सफीर को ही कायल नहीं कर सका तो शाम के हुक्काम को किस तरह मुतमईन कर सकूंगा। पीटर ने कहा, फौरी तौर पर तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मामला खासा उलझा हुआ है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे जहन में क्या है। मैंने कहा, तहजीब को आजाद करवाने के बाद मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरे जहन से कोई बोझ हट गया है। अब मैं बेखौफ होकर काम कर सकूंगा। सिल्विया ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि अब मैं कोई फैसला कुन कदम उठा सकता हूँ। एल्बर्ट तो पहले ही हमारी कैद में था। अब हारूत राबील का अहम तरीन मोहरा डैनियल भी हमारी गिरफ्त में है। हमें ये देखना होगा कि हम उससे क्या काम ले सकते हैं। बर्ड ने कहा, उस पर तशद्दुद करो चीफ, उसकी खाल उधेड़ कर रख दो और उससे सारी मालूमात हासिल कर लो। मैंने कहा, अव्वल तो मुझे यही यकीन नहीं है कि हम उसकी जबान खुलवा सकेंगे। बिलफर्ज उसने हमें मालूमात फराहम कर भी दी तो हमारे पास उन मालूमात की तस्दीक करने का कोई जरिया नहीं होगा। पीटर बोला, एल्बर्ट और डैनियल पर अलहदा तशद्दुद करके मालूमात हासिल करो। अगर उनकी फराहम करदा मालूमात में तजाद ना हो तो ठीक है, वरना हमें मालूम हो जाएगा कि दोनों में से एक ने गलत बयानी की है। मैंने कहा, यह तरीका इसलिए कारगर नहीं हो सकता कि एल्बर्ट गैर अहम है और उसकी मालूमात न होने के बराबर हैं, लिहाजा दोनों से फराहम शुदा मालूमात का मुआजना करना मुमकिन नहीं होगा। सिल्विया ने कहा, यूं सुकून से बैठे रहने से भी कुछ नहीं होगा। तुम डैनियल पर तशद्दुद करके कुछ न कुछ तो मालूम कर ही लोगे। आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता तो मिलेगा। मैंने कहा, मुझे यकीन है कि उसकी फराहम करदा मालूमात इंतहाई गुमराह कुन होंगी। शायद हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर मंजिल का सुराग ही खो बैठेंगे। पीटर ने कांधे उचकाए, बोला, तब तो ये मसला ला यनहल हुआ। आगे बढ़ने की कोई सूरत ही नहीं है। बट ने कहा, एक सूरत है। अगर किसी तरह हारूत राबील को अगवा कर लिया जाए तो मुझे यकीन है कि वो हमारे तशद्दुद के सामने ज्यादा देर नहीं ठहर सकेगा। मैंने तारीफी लहजे में कहा, तुम्हारी तजवीज खासी माकूल है, मगर उसमें यह कबाहत है कि हारूत राबील को अगवा किया जाना मुमकिन नहीं है। पीटर ने किसी कदर झुंझुला कर कहा, तुम हर तजवीज पर एतराज करते चले जा रहे हो और खुद कोई तजवीज पेश करने से गुरेज कर रहे हो। मैंने कहा, मेरा प्रोग्राम यह है कि मैं डैनियल का मेकअप करके उन लोगों के दरमियान पहुंच जाऊंगा। मेरी बात सुनकर तीनों हैरान रह गए। बर्ड का तो मुंह हैरत से खुल गया था। बर्ड ने बमुश्किल कहा, कैसी बातें कर रहे हो चीफ। मैंने मुस्कुराकर उससे पूछा, क्या मैंने कोई नामुमकिन किस्म की बात कह दी है। पीटर बोला, इसमें खतरात जरूर हैं, मगर मेरे ख्याल में तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। जितनी महारत से तुम मेकअप करते हो उसके पेश नजर मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। बर्ड ने कहा, खुद को दाव पर लगा देना कहाँ की दानिशमंदी है। सिर्फ मेकअप कर लेने से तो कुछ नहीं होता, और भी बहुत सी बातें मद्देनजर रखना पड़ती हैं। सिल्विया अपनी मुतरन्नम आवाज में बोली, मिस्टर बर्ड ठीक कह रहे हैं। डैनियल हारूत राबील का बहुत करीबी आदमी है, उसका रोल निभाना आसान नहीं होगा। मैंने कहा, कोई काम आसान नहीं होता। मुझे मालूम है कि मैंने कितना खतरनाक फैसला किया है, लेकिन ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। पहले मरहले में हम एल्बर्ट पर तशद्दुद करेंगे और उससे लकी हावर्ड के बारे में पूछगिछ करेंगे। जाहिर है लकी के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं होगा, और एक उसे क्या, ऑलिव हावर्ड और हारूत राबील के आदमियों में से कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। इस राज से सिर्फ हम ही आगाह हैं कि वो अपने आखिरी अंजाम को पहुंच चुकी है। ये तशद्दुद सिर्फ नुमाइशी होगा ताकि जब एल्बर्ट आजाद होके ऑलिव हावर्ड तक पहुंचे तो उसे एक तो ये यकीन हो जाए कि लकी न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसके हाथ मेरा कोई अहम राज भी लग गया है। दूसरे, उसे ये गलत फहमी हो जाएगी कि मैं मुकम्मल तारीकी में हूँ और उसकी साजिश की मुझे हवा तक नहीं लग सकी है। इस असना में हम डैनियल से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे और मैं उसके चेहरे का मुकम्मल मास्क तैयार करूंगा। बट ने कहा, डैनियल से मालूमात हासिल करने के इम्कान को तो तुमने खुद ही रद्द कर दिया था और अब खुद ही उससे मालूमात हासिल करने को कह रहे हो। मैंने कहा, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। तशद्दुद के जरिए उससे हासिल करदा मालूमात पर तकिया नहीं किया जा सकता। मेरे जहन में उससे मालूमात हासिल करने का दूसरा तरीका है। तुम्हें याद होगा पीटर कि मैंने इस सिलसिले में तुम्हारे हिप्नोटिज्म के माहिर लियोनार्डो से बात की थी। उसने कहा था कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक काम कर देगा। पीटर ने कहा, हाँ मुझे याद है, मगर उसने इस काम के इवज बहुत भारी मुआवजा तलब किया था। मैंने कहा, मुआवजे को जहन्नम में झोंको, मुझे तो सिर्फ काम से गरज है, तुम उसे फोन कर दो। पीटर ने हैरत से कहा, इस वक्त? मैंने जोर देकर कहा, हाँ इस वक्त। मुझे इस मामले में एक लम्हे की ताखीर भी गवारा नहीं है। सिल्विया ने दबी जबान में कहा, ज्यादा जल्दबाजी करने से खेल बिगड़ भी सकता है। मैं उसकी तरफ पलट पड़ा। वो कैसे? वो झिझकते हुए बोली, देखो गलत मत समझना, तुम मुस्तकिल हंगामों में उलझे हुए हो। कल रात भी तुम 2 घंटे ही सो सके थे, क्या तुम्हारी कारकर्दगी मुतासिर नहीं होगी? मैंने कहा, तुम खुद बताओ इन मामलात को मैं इल्तवा में किस तरह डाल सकता हूँ।
रहा कारकर्दगी का सवाल तो अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा। वो बोली, जरा आईना तो देखो, पता चले। चेहरे पर वहशत बरस रही है और आंखें सुर्ख हो रही हैं। मुझे यकीन था कि वो ठीक कह रही है, इसलिए कि मुझे खुद अपनी आंखों में जलन का एहसास हो रहा था। मैं हल्की सी थकन भी महसूस कर रहा था, मगर फौरी तौर पर मैं आराम किए बगैर भी मजीद कई घंटों तक काम चला सकता था। मैंने कहा, मुमकिन है मेरे चेहरे पर वहशत बरस रही हो और आंखें सुर्ख हो रही हों, लेकिन खुद मैं किसी किस्म की थकन नहीं महसूस कर रहा। जब मैं महसूस करूंगा तो किसी को मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मिशन की तकमील मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है और इसकी सबसे ज्यादा फिक्र भी मुझे ही है। ये बात खूब अच्छी तरह से समझ लो कि मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरे मिशन को किसी किस्म का खतरा लाहक हो। सिल्विया ने कहा, मैंने तो महज तुम्हारी हमदर्दी में एक बात कही थी, वरना मुझे क्या। उसका मूड खराब हो गया था। मैंने हंसकर कहा, अरे तुम तो नाराज हो गई। शायद मेरी बातों का तुमने गलत मतलब अखज़ किया है। मुझे तुम्हारी नीयत पर शुबा नहीं है, हो भी नहीं सकता। मेरी खातिर तो तुमने अपनी बिसात से बढ़कर काम किया है। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हारे खुलूस पर शुबा कर रहा हूँ। तुम्हारी बात के जवाब में मैंने तुम्हें एक हकीकत से आगाह किया था। मेरे और सिल्विया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर पीटर फोन की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करने में ताखीर हुई थी, जिसका मतलब यही था कि लियोनार्डो सो रहा था। कुछ देर उससे बातें करने के बाद पीटर ने फोन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखकर बोला, वो यहाँ आने के लिए तैयार है, मैं उसे लाने के लिए कार भिजवा रहा हूँ। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और कमरा नशिस्त से बाहर जाते हुए पीटर से कहा, इस वक्त कॉफी का एक कप मजा दे जाएगा। उसने रुककर कहा, सिर्फ कॉफी या कॉफी के साथ कुछ और भी? मैंने कहा, नहीं, सिर्फ कॉफी, और हाँ, अगर हो सके तो एल्बर्ट को यहाँ बुलवा लो। पीटर ने हैरत से कहा, अगर हो सके का क्या मतलब है? मैं अभी उसे भिजवाई देता हूँ। पीटर के जाते ही बड ने शिकायती लहजे में कहा, तुम बड से क्यों नाराज हो चीफ? मैंने हैरत से कहा, मैं तुमसे नाराज हूँ? इसका अंदाजा भला तुमने कैसे लगाया? बोला, मैं देख रहा हूँ कि तुम खुद ही सब कुछ कर रहे हो और बड को किसी खिदमत का मौका नहीं दे रहे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ओह, ऐसी कोई बात नहीं है बड, जो काम तुम्हारे करने का होगा उसके लिए मैं तुम्हें जरूर जहमत दूंगा। बड ने कहा, और तुमने मिस सिल्विया को भी नाराज कर दिया। तुम्हें उनकी नाराजगी दूर करना होगी चीफ। मालूम नहीं क्यों मैं उन्हें उदास नहीं देख सकता। सिल्विया हंस पड़ी, बोली, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मिस्टर बर्ड कि मैं अली यार खान से हरगिज नाराज नहीं हूँ, हो भी नहीं सकती, इसलिए कि मैं इनका बेहद एहतराम करती हूँ। बर्ड के चेहरे पर मायूसी बिखर गई। बोला, इसके बावजूद भी मैं आपको उदास नहीं देख सकता। उसके अपने लहजे में उदासी थी और मैं साफ महसूस कर रहा था कि वो मसनूई तासुर है। सिल्विया फिर हंसी, बोली, मैं उदास भी नहीं हूँ, आखिर उदास होने के लिए कोई वजह भी हो। बर्ड ने एक ठंडी सांस ली और मगमूम लहजे में बोला, उदास होने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, मैं खुद अक्सर बगैर किसी वजह के उदास हो जाता हूँ। सिल्विया ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, गालिबन आप हर लड़की से इस किस्म की गुफ्तगू करते होंगे? बट ने कमाल साफ गोई का मुजाहिरा किया। बोला, हाँ, और हर लड़की यही सवाल करती है। सिल्विया को बड़े जोर की हंसी आई। उसने हंसी जब्त करते हुए कहा, आदमी बहरहाल आप दिलचस्प हैं। मैंने मुंह बनाकर कहा, इस कदर दिलचस्प के मौका महल भी नहीं देखते और बेतुकी हाँकने लगते हैं। बट ने कहा, लड़कियों में बट की मकबूलियत देखकर हर शख्स बट से जलने लगता है। सिल्विया ने कहा, इनकी ऐसी ही बातों की बिना पर शुरू में मैंने इनके बारे में बहुत खराब राय कायम कर ली थी, मगर अब मुझे अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ बातें ही हैं। मैंने कहा, मकसद सिर्फ इतना है कि कोई काम की बात ना हो सके इनसे तो बस जबान चलवा लो। बर्ड ने कहा, बर्ड की औकात यही है, जिसके लिए जान हथेली पर लिए फिरे वही ऐसी बातें करे। मैंने कहा, अगर तुम किसी तरह अपनी जबान पर काबू पा सको तो बिलाशुबा बहुत कारआमद आदमी हो। बर्ड कुछ कहना ही चाह रहा था कि कमरा नशिस्त में एल्बर्ट दाखिल हुआ। उसके पीछे एक मुसल्ला शख्स भी था जिसने उसे कवर कर रखा था। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठो एल्बर्ट। फिर मुहाफिज से कहा, तुम बाहर ही ठहरो। मुहाफिज कमरे से बाहर चला गया और एल्बर्ट एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, मैंने तो सुना था कि तुम बड़े जीदार आदमी हो, फिर तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? एल्बर्ट ने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी। वो भर्राई हुई आवाज में बोला, तुमने खामखा मुझे कैद कर रखा है, तुम मुझसे कुछ मालूम नहीं कर सकोगे। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने सख्त जान हो। वो एहतजाजी अंदाज में बोला, तुम गलत समझ रहे हो। जो बात तुम मुझसे मालूम करना चाह रहे हो वो मेरे इल्म में है ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ। मैंने खुश्क लहजे में कहा, तुम्हारे इल्म में नहीं है तो फिर किसके इल्म में है? उसने हिज़यानी अंदाज में कहा, मुझे नहीं मालूम, यकीन करो मैं नहीं जानता। अगर मुझे मालूम होता तो जरूर बता देता। मैंने मजे का खेज लहजे में कहा, इतने सीधे तो तुम कहीं से भी नहीं दिखाई देते। और मैं दरवाजे की तरफ देखने लगा। एक मुलाजिम ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर ला रहा था। ट्रॉली में कॉफी पॉट के साथ 4 प्यालियां थीं। मुलाजिम के अकब में पीटर भी नमूदार हुआ था। मैंने मुलाजिम से कहा, 1 प्याली और ले आओ, और वो बेहतर जनाब कहकर वापस चला गया।
एल्बर्ट नदीदों की तरह कॉफी पॉट को देख रहा था। मैंने कहा, कॉफी बनाओ सिल्विया। सिल्विया उठकर प्यालियों में कॉफी उंडेलने लगी। इस दौरान मुलाजिम 5वां कप भी ले आया। सिल्विया ने सबसे पहले कॉफी का कप मेरी तरफ बढ़ाया, मगर मैंने एल्बर्ट की तरफ इशारा करके कहा, कॉफी की सबसे ज्यादा जरूरत तो एल्बर्ट को है। सिल्विया ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा, मगर जबान से कुछ कहे बगैर पहले एल्बर्ट को कॉफी पेश की। मैंने एल्बर्ट से कहा, मैंने सोचने के लिए तुम्हें जो मोहलत दी थी उसे खत्म हुए 20 घंटे से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, और अब मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। कॉफी पीने के दौरान तुम्हें ये फैसला कर लेना है कि तुम यूं ही मालूमात फराहम कर दोगे या अपनी खाल उतरवाओगे। एल्बर्ट ने कोई जवाब न दिया। उसकी नजरें वॉल क्लॉक पर जमी हुई थीं, जो सुबह के 4:30 बजे का ऐलान कर रहा था। मैं बड़े गौर से उसकी तब्दील होती हुई कैफियत देख रहा था। उसने अंदाजा कर लिया था कि खुद को किसी तरह भी तशद्दुद से नहीं बचा सकेगा, और गालिबन उसने दिल ही दिल में कोई हतमी कदम उठाने का फैसला भी कर लिया था। कॉफी पीने के दौरान मैंने पीटर से पूछा, अगर मैं किसी को उल्टा लटकाना चाहूं तो क्या यहाँ इसका इंतजाम हो सकेगा? पीटर ने खुश होकर जवाब दिया, 5 मिनट के अंदर अंदर। वो समझ गया था कि अब एल्बर्ट पर तशद्दुद होगा, और चूंकि ये उसकी देरीना ख्वाहिश थी इसलिए वो खुश हो रहा था। मैंने कहा, तो तुम फौरन इंतजाम कर लो, मेरा ख्याल है इसके बगैर काम नहीं चलेगा। कॉफी पीकर पीटर उठ गया। कमरे में अब मेरे और एल्बर्ट के अलावा सिल्विया और बड रह गए थे। मुहाफिज कमरे से बाहर था। मैंने अंदाजा कर लिया कि एल्बर्ट ने जान पर खेलने का तहैया कर लिया है, और मैंने जानबूझकर उसे मौका फराहम किया था। आज़ादी हासिल करने के लिए उसे सिर्फ मुझ पर काबू पाना था। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अगर उसने किसी तरह मुझ पर काबू पा लिया तो फिर उसकी राह में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। एल्बर्ट कॉफी की खाली प्याली ट्रॉली में रखने के लिए उठा। मैं उस पर यह जाहिर कर रहा था जैसे मेरी तवज्जो उसकी तरफ नहीं है और मैं किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हूँ, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं था। मैं पूरी तरह होशियार था। प्याली ट्रॉली में रखने के बाद अपनी नशिस्त की तरफ पलटने की बजाय एल्बर्ट मुझ पर झपट पड़ा। अपनी दानिश में उसने एक बेखबर आदमी पर हमला किया था, और उसे कतई तवक्को नहीं थी कि पहले मरहले में उसे किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी सारी तवानाई हमला करने में सर्फ कर दी और अपनी हिफाजत की तरफ से गाफिल हो गया। वरना उसके हमला करने के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कराटे का माहिर है, और कराटे का माहिर जब किसी पर हमला करता है तो मद्दे मुकाबिल को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करता है। वो तीर की तरह मेरी तरफ आया, मगर मैंने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए खुद को उसके हमले से न सिर्फ बचाया बल्कि मौका गनीमत जानते हुए उसके नाक पर एक भरपूर कुव्वत वाला घूंसा रसीद कर दिया। उसकी नाक पर यकीनन क़यामत गुजर गई होगी। वो सर झटकता हुआ पीछे हटा। उसकी नक्सीर फूट गई थी और नाक से खून बुरी तरह बह रहा था। वो उल्टे हाथ से खून पहुंच रहा था और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। शायद वक्ती तौर पर उसकी बीनाई भी मुतासिर हुई थी। उस पर मजीद कोई हमला करने की बजाय मैं अपनी जगह जमा खड़ा रहा। बड और सिल्विया भी उछल कर खड़े हो गए थे। सिल्विया तो एक सोफे के पीछे दुबक गई थी, मगर बड ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था। वो गरजा, अगर अपनी जगह से जरा भी हरकत की तो गोली मार दूंगा। मैंने पुरसकून अंदाज में कहा, रिवॉल्वर जेब में रख लो बड। जद्दोजहद करना हर शख्स का बुनियादी हक है, और मैं एल्बर्ट को इस बुनियादी हक से हरगिज महरूम नहीं करूंगा। बड की गरजदार आवाज शायद कमरे से बाहर चली गई थी। तभी तो मुसल्ला मुहाफिज ने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांका, और फिर कमरे का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैल गई थी। वो अपनी गन सीधी करके तेजी से कमरे में दाखिल हो गया। उसने कहा, आपने मुझे बाहर रुकने को न कहा होता तो ये नौबत ना आती। उसके लहजे से माजरत बहरहाल टपक रही थी। मैंने हाथ हिलाकर कहा, तुमसे जो कहा गया है वही करो। तुम बाहर ही ठहरो, और जब तक तुम्हें बुलाया न जाए अंदर आने की जरूरत नहीं है। मुहाफिज ने हैरत से मुझे देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। चंद लम्हे वो हैरत से गुंग मुझे देखता रहा। शायद वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। शायद वो कुछ कहना भी चाह रहा था, लेकिन फिर उसने कुछ कहने सुनने का इरादा मुलतवी कर दिया और बेपरवाही से कंधे झटक कर बाहर निकल गया। अंदाज ऐसा ही था जैसे कह रहा हो, भाड़ में जाओ, मेरा क्या है, खुद ही भुगतोगे, मैं तो बस हुक्म का गुलाम हूँ। बड ने रिवॉल्वर जेब में डाल लिया था, लेकिन अभी तक वो अपनी जगह खड़ा हुआ था। एल्बर्ट की नाक से बहता हुआ खून अब लोथड़ों की सूरत में जमना शुरू हो गया था। ताहम उसने खुद पर किसी हद तक काबू पा लिया था। जो कुछ हुआ उस पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। मुझ पर हमला करने की अब उसमें हिम्मत नहीं रही थी, मगर उसे अपने लिए 2 सूरतों में से एक को मुंतखब करना था। बगैर हाथ पैर हिलाए खुद को हमारे रहमो करम पर छोड़ दे, या फिर डूबते को तिनके का सहारा के मिस्ताक एक और कोशिश करे। मैंने उसे ललकारा, आओ एल्बर्ट, अपनी हसरतें पूरी कर लो, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। एल्बर्ट अपने दोनों हाथ सामने की जानिब फैला लिए। उसके चेहरे पर अचानक ही वहशत बरसने लगी थी।
शायद उसने जद्दोजहद का फैसला किया था। उसके चेहरे का तासुर तो यही बताता था। उसने मुझ पर दूसरा हमला बड़ी महारत से किया और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले किए चला गया। उसके हमलों में बड़ी बर्क रफ्तारी थी। मुझ पर उसने गोया किकों की बारिश कर दी थी। मैं बड़े तहम्मुल से उसके हर हमले को रोक रहा था, उसकी किक को ब्लॉक कर रहा था। फिर मेरी तवक्को के खिलाफ वो अचानक ही फजा में उछला। उसने मुझे फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की थी। मैंने इस्तरारी तौर पर अपना चेहरा पीछे हटा लिया, वरना मेरे चेहरे का भुरता बन गया होता। एल्बर्ट मेरे अक़ब में जमीन पर गिरा और गिरते ही यूं उछल कर खड़ा हो गया जैसे उसके जिस्म पर स्प्रिंग लगे हुए हों। उसकी फुर्ती मेरे लिए हैरान कुन थी, इसलिए कि उसके जिस्म से अच्छा खासा खून बह चुका था और जिसके नतीजे में उस पर कुछ न कुछ नक्काहत तो जरूर तारी होनी चाहिए थी। वो एक बार फिर मेरे मुकाबिल था। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल रखी थी और दोनों हाथ सामने फैलाए मुझ पर हमला करने के लिए किसी बेहतर जाविये की तलाश में था। हम दोनों एक दायरे की सूरत में धीरे धीरे गर्दिश कर रहे थे। फिर उसके हलक से एक खौफनाक दहाड़ बरामद हुई और उसने अपने सारे जिस्म का बोझ अपनी दाईं टांग पर डाल दिया। ये इस बात की अलामत थी कि वो अपनी बाईं किक से मुझ पर हमला करेगा। मैं बारहा इन मराहिल से गुजर चुका था, इसलिए ना तो उसकी धाड़ से खौफजदा हुआ और ना ही उसके अंदाज से धोखा खाया। उसने मुझे झपकी दी थी। दर हकीकत उसने बाईं की बजाय अपनी दाईं किक मुझ पर आजमाई, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। मैं उससे कबल ही उसके बाएं पहलू पर हमला कर चुका था। उसके लिए मेरी ये हरकत इतनी गैर मुतवक्के थी कि वो मेरी किक ब्लॉक भी ना कर सका और बौखला गया। उसकी बौखलाहट से मैंने भरपूर फायदा उठाया और उस पर मजीद कोई किक आजमाने की बजाय पूरी कुव्वत से उसकी नाक पर टक्कर रसीद कर दी। उसने आखिरी लम्हों में पीछे हटकर खुद को बचाने की कोशिश तो की थी, मगर वो खुद को पूरी तरह न बचा सका था। ताहम पहले से फूटी हुई नक्सीर के लिए ये उचटती हुई सी टक्कर भी किसी कयामत से कम न थी। उसकी नाक से दोबारा खून जारी हो गया और उसके दोनों हाथ बेख्तियार अपनी नाक पर पहुंच गए। मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसके कान के नीचे गर्दन पर एक भरपूर कुव्वत वाला मुक्का मारा, जो उसके लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। वो चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा और मैं पीछे हट गया। वो फौरी तौर पर बेहोश हो गया था। बट ने कहा, तुमने खामखा बात बढ़ाई, बस मुझे अपनी एक उंगली को जरा सी जहमत देनी पड़ती और ये हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाता। मैंने बट की बात का जवाब देना मुनासिब न समझा और इत्मीनान से वापस अपनी नशिस्त पर बैठ गया। सिल्विया सोफे के अक़ब से निकलते हुए बोली, मिस्टर बर्ड ठीक कह रहे हैं, बात बढ़ाने की भला क्या जरूरत थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ड्रामे में ज्यादा से ज्यादा जान डालने की कोशिश कर रहा हूँ और दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हो गया। पीटर कमरे में दाखिल हो रहा था। उसने आते ही कहा, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। लियोनार्डो, अरे ये क्या? उसने चौंक कर फर्श पर पड़े हुए एल्बर्ट की तरफ देखा। मैंने कहा, इसे छोड़ो, ये सब तो होता ही रहता है। ये बताओ कि लियोनार्डो आ गया है। पीटर ने मुझसे कहा, हाँ वो आ गया है, क्या उसे यहीं बुला लाऊं? उसकी नजरें बदस्तूर बेहोश एल्बर्ट पर जमी हुई थीं। मैंने कहा, एल्बर्ट को यहाँ से हटवाओ और जब इसे होश आ जाए तो उल्टा लटकवा दो और लियोनार्डो को यहीं बुला लाओ। मेरे कहने के मुताबिक पीटर ने चंद आदमियों को भेजकर एल्बर्ट को वहां से उठवा लिया। उसके बाद पीटर और लियोनार्डो कमरे में आ गए।